हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज की जो यूनिट है वो है ब्रिटिश लिटरेचर्स का कंप्लीट रिवीजन। यानी इस क्लास में हम ब्रिटिश लिटरेचर्स का कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे। तो क्लास में बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेजर पीरियड्स ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर्स। इसका हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। फर्स्ट हम बात करें तो फर्स्ट है इसमें ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को हम एंग्लो सेक्सन भी बोल सकते हैं। एंग्लो सेक्सन भी हम इसको बोल सकते हैं। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड है इसका 450 टू 1066। ये इसका टाइम पीरियड है। अब हम बात करेंगे इसके की वर्क। एक इसका की वर्क है फेमस। इस पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट की वर्क है जिसका नाम है जिसका नाम जिसका नाम है बेओब्लिफ। बेओब्लिफ एंड ये एनोनिमस एनोनिमस एपिक पोएम है। एनोनिमस का मतलब है कि मतलब ये इसको कोई नहीं जानता कि इसको किसने लिखा है, किस राइटर ने लिखा। यानी आज तक इसके बारे में किसी को नहीं पता कि ये किस राइटर ने लिखी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे थीम्स के बारे में। थीम्स हैं इसकी। फर्स्ट है इसमें हीरोइज्म। हीरोइज्म हीरोइज्म में बात करें तो हीरोइज्म में मतलब काफी पावरफुल किस्से दिखाए गए हैं, यानी बहादुरी के किस्से दिखाए हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फेट। फेट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है भाग्य या किस्मत, यानी किस्मत पे। यानी किस्मत पे डिपेंड हो जाना, मतलब मेरी किस्मत में नहीं था, ये सब चीजें मतलब फेट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिलीजन। रिलीजन की अगर हम बात करें तो मतलब गॉड के प्रति कितना मतलब विश्वास है, यानी गॉड के प्रति कितना विश्वास था। इन चीजों के बारे में बताया है उन्होंने रिलीजन में। ये था रिलीजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉरियर। वॉरियर कल्चर। वॉरियर कल्चर्स में यानी जो वॉरियर है, जो उनका जो कल्चर है एंड जो फाइट एंड यानी जो फाइट्स होती थी, उनकी जो लड़ाइयाँ होती वॉरियर कल्चर में, उनको सबसे ऊपर मतलब सबसे ऊपर उनको रखा जाता था। यानी लड़ाई और सम्मान सबसे ऊपर था उनके लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज है इसमें ओल्ड इंग्लिश। यानी आज का जो टाइम है उससे बहुत अलग थी ओल्ड इंग्लिश।
नेक्स्ट है हेवली जर्मनिक। हेवली जर्मनिक ये वो लैंग्वेज है जो जर्मन से ज्यादा, यानी जो जर्मन की लैंग्वेज से बहुत ज्यादा मतलब इंस्पायर थी। यानी इसको समझने के लिए मतलब आज का जो दौर है, आज का जो टाइम है वो बहुत मुश्किल है इसको मतलब समझना। यानी आज के टाइम में बहुत मुश्किल है इसको समझना। ये है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम मिडल इंग्लिश पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मिडल इंग्लिश पीरियड की। मिडल इंग्लिश पीरियड की अगर हम बात करें इसके टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड था इसका 1066 टू 1500। ये इसका टाइम पीरियड है 1066 टू 1500 तक इसका टाइम पीरियड था। एंड ये स्टार्ट कब हुआ? स्टार्ट हुआ ये 1066 में ये स्टार्ट हुआ। एंड उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था जब फ्रेंच के नॉर्मैन ने इंग्लैंड पर मतलब उन्हीं की पावर थी, उन्हीं का राज था। यानी उन्होंने राज कर लिया था उस पे, इंग्लैंड पर। इसी वजह से मतलब इंग्लिश में फ्रेंच कल्चर एंड लैंग्वेज मिलने लगी। तो यहां से इसकी स्टार्टिंग हुई। यानी 1066 में इसकी स्टार्टिंग हुई और फ्रेंच के नॉर्मेंस ने मतलब इंग्लैंड पर उस टाइम पे कब्जा यानी राज कर लिया था, उन्हीं की पावर थी। एंड इसी वजह से इंग्लिश में फ्रेंच कल्चर एंड लैंग्वेज आपस में मिलने लगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े राइटर कौन थे इसमें, इस टाइम पे मिडल इंग्लिश पीरियड में। तो ये थे जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर सबसे बड़े राइटर थे। एंड इनकी फेमस बुक थी दी कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स में इन्होंने क्या बताया है? कैंटरबरी टेल्स में इन्होंने बताया है कि उस टाइम के यानी उस जमाने के जो अलग अलग तरह के लोगों की मतलब स्टोरिया एक्सप्लेन की है, यानी स्टोरियों को बताया है। कैंटरबरी टेल्स मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है ये। एंड जॉफरी चौसर के बारे में आप डीपली पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं यूजीसी नेट में। थीम्स की अगर हम बात करें तो ये कॉर्टली लव कॉर्टली लव मोरालिटी सोशल सटायर। तो ये इसकी थीम्स थी, कॉर्टली लव मोरालिटी सोशल सटायर। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज की अगर हम बात करें उस टाइम पे जो लैंग्वेज थी वो थी मिडल इंग्लिश, जिसको हम कहते हैं यानी मिडल इंग्लिश पीरियड। इस पर फ्रेंच यानी फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। जो पुरानी लैंग्वेज थी ओल्ड इंग्लिश, यानी ओल्ड इंग्लिश के मुकाबले इसे यानी पढ़ने में मतलब थोड़ा आसानी हुई। ओल्ड इंग्लिश के मतलब
बात करें तो इसे पढ़ने में काफी आसानी हुई। एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉर्मन फ्रेंच, यानी इसके द्वारा ये इन्फ्लुएंस थी। यानी मिडल इंग्लिश पीरियड वो टाइम था जब इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी चेंज हुई और उसमें जैसे लव समझा गया एंड मोरालिटी पर मतलब ज्यादा फोकस किया, मोरालिटी पे ज्यादा फोकस किया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी क्लास। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिनेसेंस। रिनेसेंस का मतलब है रिवर्थ, यानी उस टाइम पे यूरोप में रिवर्थ हुआ, जहां पे मतलब आर्ट, लिटरेचर्स एंड साइंस में न्यू चेंजमेंट आए। यानी उस टाइम पे आर्ट, लिटरेचर्स एंड साइंस में न्यू चेंजमेंट आए। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये है 1500 टू 1660 तक इसका टाइम पीरियड था। अब हम बात करेंगे की फिगर्स, इसके फेमस की फिगर्स पे। इसके फेमस की फिगर्स हैं, फर्स्ट है इसमें विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर दुनिया के मतलब सबसे ग्रेटेस्ट प्लेराइट्स माने जाते हैं। एंड इन्होंने हैमलेट एंड रोमियो एंड जूलियट जैसे मतलब फेमस प्ले को लिखा था। यानी हैमलेट एंड रोमियो एंड जूलियट फेमस प्ले लिखे इन्होंने। नेक्स्ट राइटर है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो की अगर हम बात करें तो ये ट्रेजेडी एंड ब्लैंक वर्स के लिए जाने जाते थे, यानी ब्लैंक वर्स का काफी यूज करते थे ये। क्रिस्टोफर मार्लो को ट्रेजेडीज एंड ब्लैंक वर्स के लिए जाना जाता था। अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अडैम्ड स्पेंसर। अडैम्ड स्पेंसर की अगर हम बात करें तो ये एक ग्रेट पोएट थी जिन्होंने एक पोएम लिखी, फेमस पोएम थी वो द फेरी क्वीन। द फेरी क्वीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप देख लेना। फेरी क्वीन, ये इसकी फेमस पोएम थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थीम्स। फर्स्ट है इसमें ह्यूमनिज्म। सेकंड है एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी, ड्रामा एंड पोएट्री, ये इसकी थीम्स हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी में इन्होंने क्या बताया है, जो राइटर है, राइटर का जो मतलब राइटर ने इंसान का जो बिहेवियर है एंड उसकी जो फीलिंग है या इमोशंस हैं,
तो सोशल में उसकी मतलब एक डीप तरीके से मतलब उसको लिखा है इमोशंस एंड उसके बिहेवियर के बारे में। उस टाइम पे ड्रामा एंड पोएट्री यानी प्ले एंड पोएम्स फेमस यानी ड्रामा एंड पोएट्री फेमस थी उस टाइम पे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनोवेशन। इनोवेशन की अगर हम बात करें तो एलिजाबेथ ड्रामा सोनेट फॉर्म। सोनेट फॉर्म वो पोएम होती हैं जिसमें 14 लाइंस की एक पोएम यानी 14 लाइंस की एक पोएम होती है। ये किसने मतलब इनको फेमस बनाया है पोएम को, सोनेट्स फॉर्म को? वो थे विलियम शेक्सपियर। मतलब विलियम शेक्सपियर ने इनको फेमस बनाया। 14 लाइंस की एक पोएम होती है। तो ये है रिनाइसेंस पीरियड। एंड रिनाइसेंस की अगर हम बात करें तो इस पीरियड को हम गोल्डन एज भी बोल सकते हैं। याद कर लेना अच्छे से इसको हम गोल्डन गोल्डन एज भी बोला जाता है इसको। कभी क्वेश्चन में आ जाए इस तरीके से कि रिनेसेंस को हम क्या मतलब बोल सकते हैं, गोल्डन एज भी बोल सकते हैं हम इसको। एंड इसका जो मीनिंग है वो है रिवर्स। नेक्स्ट पीरियड की हम बात करेंगे। बात कर रहे हैं न्यू क्लासिकल पीरियड। न्यू क्लासिकल पीरियड की अगर हम बात करें तो न्यू क्लासिकल पीरियड में यानी इस टाइम के जो राइटर्स थे वो ग्रीक एंड रोम के राइटरों की नकल करते थे। यानी वो जैसे वो काम कर रहे हैं वैसे ही वो काम करते थे उस तरीके से। एंड वो सबसे ज्यादा मतलब किस पे फोकस करते थे, किसको इम्पोर्टेंस दे रहे थे? तो वे फीलिंग से ज्यादा यानी फीलिंग एंड इमोशन से ज्यादा लॉजिक एंड डिसिप्लिन को इम्पोर्टेंस दे रही थी। यानी लॉजिक एंड डिसिप्लिन को वो इम्पोर्टेंस देते थे। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड है इसका 1660 टू 1798। ये इसका टाइम पीरियड है। अच्छे से याद कर लेना आप क्योंकि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं की फिगर्स। जो इसके की फिगर्स थे फेमस की फिगर्स पे फर्स्ट है इसमें जॉन ड्राइडन। सेकंड है अलेक्जेंडर पॉप। अलेक्जेंडर पॉप की अगर हम बात करें तो ये अपनी जो सैटारिकल पोएट्री है उनके लिए मतलब ज्यादा फेमस थे। जैसे अगर हमें इसकी एक वर्क की बात करें तो इसका एक फेमस वर्क है द रेप ऑफ द लॉक।
द रेप ऑफ द लॉक। ये इसका फेमस वर्क है। नेक्स्ट राइटर है जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट, ये एक ग्रेट सेटारिस्ट थी, यानी सेटारिस्ट राइटर थी ये। इनकी जो फेमस इनके जो फेमस वर्क हैं, यानी जो गुलिवर ट्रेवल्स है, वो इसकी फेमस नोवेल है। गुलिवर ट्रेवल्स। ये इनकी फेमस नोवेल थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे थीम्स पे। थीम्स क्या क्या है? रीजन, सैटायर, सोशल कमेंट्री, ये इसकी फेमस थीम है। स्टाइल की अगर हम बात करें तो स्टाइल है इसमें फॉर्मल स्टाइल है, स्ट्रक्चर्ड है, एंड एम्फेसिस ऑन वेट। ये है न्यू क्लासिकल पीरियड। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोमांटिक पीरियड के बारे में। बात करेंगे रोमांटिक पीरियड के बारे में। रोमांटिक पीरियड के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड है इसका 1798 टू 1837 तक इसका टाइम पीरियड है। एंड रोमांटिक पीरियड में क्या हो रहा था? नियो क्लासिकल मतलब जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे, यानी उनके अगेंस्ट थे। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे लॉजिक की वजह, यानी लॉजिक की वजह इमोशंस और नेचर को मतलब सबसे ऊपर रखा गया, यानी उन पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया। किस पे? इमोशंस एंड नेचर पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे की फिगर्स। इसके की फिगर्स की बात करेंगे। फर्स्ट है इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ को हम नेचर पोएट भी बोल सकते हैं, यानी ये नेचर पोएट से भी जाने जाते हैं। एंड जो इनकी लैंग्वेज है वो सिंपल लैंग्वेज थी। इन्होंने पोयम लिखने पर मतलब ज्यादा फोकस किया था। नेक्स्ट राइटर है शैमुअल टेलर कॉलरिज। तो ये फेमस थे, सुपर नेचुरल पोयम के लिए फेमस थे। सुपर नेचुरल पोयम के लिए फेमस थे ये। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लॉर्ड बायरन।
लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन, प्रेसी सेली, लॉर्ड बायरन और प्रेसी सेली एंड जॉन केट्स, ये जो तीनों पोएट थे ये सेकंड पीरियड के मतलब राइटर थे, यानी सेकंड जनरेशन के ये पोएट थी, जिन्होंने सबसे ज्यादा मतलब किस पर लिखा था? ब्यूटी, लव एंड इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हम थीम पर बात कर रहे हैं। थीम्स है इसकी रोमांटिक पीरियड की। ये है नेचर, इमोशन और इमेजिनेशन, इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट हम स्टाइल की अगर हम बात करें तो इसमें लिरिकल पोएट्री है एंड लिरिकल पोएट्री, रिबेलियन अगेंस्ट है ये रैशनलिज्म, ये है स्टाइलिश रोमांटिक पीरियड। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी रोमांटिक पीरियड। नेक्स्ट हम बात करेंगे विक्टोरियन पीरियड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड की अगर हम बात करें तो विक्टोरियन पीरियड का जो टाइम है वो है 1837 टू 1901, ये इसका टाइम पीरियड था। नेक्स्ट हम की फिगर्स की बात कर लेते हैं। की फिगर्स है इसके। फर्स्ट राइटर की अगर हम बात करें तो ये है चार्ल्स डिकेंस, फर्स्ट है इसमें चार्ल्स डिकेंस एंड सेकंड है जॉर्ज एलियट, थर्ड है इसमें थॉमस हार्ट एंड फोर्थ है अल्फ्रेड टेनिसन। तो ये इसके की फिगर है। एंड थीम्स की अगर बात करें तो थीम्स है इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल रिफॉर्म, मोलिटी, रियलिज्म, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट हम स्टाइल की बात करेंगे। स्टाइल है इसका नोवेल्स डोमिनेट, किस चीज को एक्सप्लोरिंग कर रहा है? ये क्लास एंड सोसाइटी को। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट पीरियड है नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मॉडर्निस्ट पीरियड। मॉडर्निस्ट पीरियड की अगर हम बात करें तो ये इस पीरियड में काफी कुछ चेंजमेंट हुई। ये वर्ल्ड वार का टाइम था, यानी इसमें वर्ल्ड वॉर हुए थे एंड उस टाइम पे जो पुराने रूल्स थे वो टूट रहे थे एंड जो नई चीजें थी वो यूज हो रही थी। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड है इसका 1901 से 1945 तक, ये इसका टाइम पीरियड है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे की फिगर्स के बारे में। इसके जो फेमस फिगर्स थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इसमें वर्जीनिया ब्लू। वर्जीनिया ब्लू, वर्जीनिया ब्लू की अगर हम बात करें तो वो इंसान के अंदर जो चलने वाले थॉट्स हैं, थॉट्स को यानी लिखने पर जोर देती थी, यानी थॉट्स पर लिखती थी वो। इंसान के अंदर जो चलते हैं थॉट्स, उन पर मतलब फोकस करती थी। नेक्स्ट है जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस, इन्होंने जो लैंग्वेज है एंड जो स्टोरी है, यानी जो ट्रेडिशन तो तरीके थे उसके लिखने के, उनको चेंज किया और नई तरीके से मतलब उसको यूज किया गया। यानी जो लैंग्वेज एंड जो स्टोरी का मतलब जो लिखने के जो स्टाइल था उसको चेंज किया और जो नए तरीके हैं न्यू न्यू स्टाइल में लिखना स्टार्ट किया। नेक्स्ट राइटर है टी एस एलियट। टी एस एलियट, टी एस एलियट की अगर हम बात करें तो ये काफी बड़े पोएट थे। इन्होंने जो अपनी शायरी से मतलब, यानी जो उसकी शायरी है, शायरी से मतलब लाइफ की जो खालीपन को मतलब खालीपन को दिखाया है उसकी लाइफ में। यानी इन्होंने अपनी शायरी से लाइफ की खालीपन को मतलब दिखाया है इन्होंने। नेक्स्ट राइटर की अगर हम बात करें ये है डी एच लॉरेंस। डी एच लॉरेंस यानी डी एच लॉरेंस, इन्होंने रिलेशनशिप एंड इमोशंस की, यानी इमोशंस की गहराई पर लिखा है, यानी डीप से लिखा है उसको, रिलेशनशिप एंड इमोशंस को। नेक्स्ट हम थीम्स की बात करेंगे। थीम्स की अगर हम बात थीम्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है इसमें फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन फर्स्ट थीम है इसकी। यानी इस टाइम पे जो दुनिया है, दुनिया और लोगों की सोच मतलब टुकड़ों में बटी हुई थी, यानी अलग अलग सोच थी। इसलिए जो मतलब स्टोरियां हैं अब भी मतलब सिंपल नहीं है, बल्कि जैसे बिखरी हुई है, यानी टुकड़ों में लिखी जाती हूँ, यानी टुकड़ों में ही लिखी जाने लगी थी। जैसी मतलब उनकी थिंकिंग थी वैसे ही स्टोरी लिखी जा रही थी। एंड नेक्स्ट है एलियनेशन। नेक्स्ट है एलियनेशन। इसकी अगर हम इसके अगर हम मीनिंग की बात करें, एलियनेशन, एलियनेशन में क्या है, यानी इंसान को लोन फील कराता है। यानी किसी डर से, यानी किसी डर में, किसी फियर में, जब इंसान भीड़ में भी मतलब खुद को अकेला और अकेला समझे, ऐसे वो फील करवाता है। यानी वो अपनी समझ से कटा हुआ महसूस करे।
ये है एलियनेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये था एलियनेशन। नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन इसमें क्या था? एक्सपेरिमेंटेशन में जो राइटर्स हैं वो पुराने यानी जो यानी वो पुराने जो रूल्स जो पुराने स्टाइल में लिखते थे वो अब यानी न्यू स्टाइल में लिखने लगे एंड न्यू वर्ड्स एंड न्यू स्ट्रक्चर्स के साथ मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यानी उन्होंने पुराने पुराने जो मतलब थे उनको छोड़ दिया, यानी पुराने जो तौर तरीके थे उनको छोड़ दिया और न्यू वर्ड्स एंड न्यू स्ट्रक्चर्स के साथ एक्सपेरिमेंट के साथ वो मतलब लिख रहे थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके स्टाइल की, यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल में लिखते थे। यानी यह एक ऐसी टेक्निक थी जो हमारे माइंड में मतलब जो हमारी थिंकिंग यानी थॉट्स हैं वो कंटिन्यू चलते थे, लेकिन कैरेक्टर के मन में आने वाले जो हर मतलब छोटे बड़े जो थॉट्स हैं विचार हैं मतलब वैसे ही वो लिख देते थे। यानी वे माइंड में जो आता था बिना किसी ब्रेक यानी फुल स्टॉप के लिखते थे। ये है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी एक ऐसी टेक्निक थी जो माइंड में आया वही लिख डाला। यानी कैरेक्टर के जो मन में आता था छोटे बड़े जो भी विचार मतलब वैसे ही वो लिखते थे जो माइंड में आता था बिना किसी ब्रेक या फुल स्टॉप के। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म की अगर हम बात करें तो राइटर्स मतलब अपनी बात को डायरेक्ट कहने की वजह यानी किसी ऑब्जेक्ट के जरिए मतलब उसको उस ऑब्जेक्ट के जरिए मतलब समझाते थे। यानी ऑब्जेक्ट के जरिए बताते थे ये ताकि जो मतलब बात है वो और मतलब डीपली लगे या गहरी लगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये था सिंबोलिज्म एंड नेक्स्ट है अवांत गार्ड। अवांत गार्ड्स की अगर हम बात यानी अवांत गार्ड उन राइटर्स के लिए कहा जाता था जो यानी जो बहुत एडवांस थे, यानी जो पुराने जो तरीके थे पुराने तरीकों को छोड़कर बिल्कुल नई तरीके से मतलब उन्होंने लिखना शुरू किया यानी स्टार्ट किया। ये है मॉडर्निस्ट पीरियड। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न एंड कंटेम्परेरी। अगर हम टाइम की बात करें तो ये 1945 प्रेजेंट की बात है।
यानी जो पोस्ट मॉडर्न है वो 1945 प्रेजेंट में है। अगर हम इसके की फिगर्स की बात करें तो की फिगर्स हैं इसकी। फर्स्ट है इसमें सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी ये एक ब्रिटिश यानी इंडिया के ब्रिटिश राइटर हैं। ये फेमस थे, इनकी एक फेमस नॉवल थी मिडनाइट्स चिल्ड्रन। मिडनाइट्स चिल्ड्रन इनकी एक फेमस नॉवल थी जिनके लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट राइटर है जेडी स्मिथ। जेडी स्मिथ इनकी एक अपनी बुक थी जिस बुक के लिए जाने जाते थे, उसका नाम है व्हाइट टीथ। जेडी स्मिथ व्हाइट टीथ के लिए जाने जाते थे। व्हाइट टीथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट राइटर हिलेरी मेंटर। हिलेरी मेंटर इन्होंने हिस्ट्री को मतलब लिटरेचर्स को काफी मतलब अच्छे तरीके से लिखा है। खासकर कि मतलब खासकर इस पे लिखा है मतलब सीरीज में लिखा है ब्लूफ हॉल। ब्लूफ हॉल सॉरी ब्लूफ ब्लूफ हॉल सीरीज में है। नेक्स्ट राइटर है इयान मैकेवेन। इयान मैकेवेन इयान मैकेवेन की अगर हम बात करें इयान की अगर हम बात करें तो जो इनकी स्टोरी थी, इनकी स्टोरी में साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी को डीप एंड मतलब जो इमोशंस के लिए मतलब ये जाने जाते थे। यानी इनकी स्टोरी में साइकोलॉजी को बिल्कुल डीप तरीके से लिखा है और जो इमोशंस के लिए भी मतलब ये जाने जाते थे। इमोशंस को भी मतलब इन्होंने में दिखाया है। नेक्स्ट हम थीम्स की बात करेंगे। ये थे इसके की फिगर्स। थीम्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है इसमें आइडेंटिटी। क्या है? आइडेंटिटी। एंड सेकंड है मल्टी कल्चरलिज्म। मल्टी कल्चरलिज्म आइडेंटिटी मल्टीकल्चरलिज्म एंड आयरनी। आयरनी की अगर हम बात करें तो आयरनी का मतलब है जब आप मतलब कुछ सोचते कुछ है और मतलब उसका अपोजिट यानी बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यानी ये बिल्कुल उल्टी होती है। जो इसकी मतलब असलियत है उससे बिल्कुल मतलब ये अपोजिट होती है। नेक्स्ट है मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन की अगर हम बात करें मेटाफिक्शन में क्या है? मेटाफिक्शन में जब राइटर स्टोरी के अंदर मतलब जब राइटर स्टोरी के अंदर यह बताए कि वह मतलब स्टोरी को लिख रहा है या फिर स्टोरी की जो मतलब स्टाइल के बारे में बताए।
स्टाइल या मतलब उसकी बनावट के बारे में बताए तो ये है मेटाफिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके स्टाइल की। स्टाइल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है इसमें प्लेडिंग चैनराज। प्लेडिंग चैनराज यानी इसमें ब्लेडिंग जैनराज में मतलब जैसे स्पेंस के साथ साथ मतलब कॉमेडी भी होती है, यानी सस्पेंस के साथ कॉमेडी भी होती है इसमें। नेक्स्ट है क्यूसनिंग की। अगर हम बात करें क्यूसनिंग नैरेटिव में क्या है, जब हम यानी किसी भी बात को मतलब सच ने मानकर उस पर मतलब क्वेश्चन उठाए तो ये है क्वेश्चनिंग नैरेटिव। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल ग्लोबल पर्सपेक्टिव। यानी दुनिया को सिर्फ अपने देश की मतलब नजर से ही नहीं, बल्कि मतलब अपनी कंट्री की नजर से ही नहीं, बल्कि उसको पूरी दुनिया में ग्लोबल के नजरिए से देखना, ये है ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आई होप आपको अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। ये था ब्रिटिश लिटरेचर जिसको हमने कंप्लीट रिवीजन करवाया आपका। कल फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। आज के लिए इतना ही।